मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अनफेयर है। मेरे को नीट तो वापस से नहीं देना था। ये सुबह से सैड है ये, इस चीज़ को मैं भी इसको समझा रही हूँ। शॉक्ड हो गई थी, मैं डिसबिलीफ में चली गई थी एनटीए का ट्वीट पढ़ के। फ्लो टूट जाता है। मैंने 10 डेज से कुछ नहीं पढ़ा है। वापस से फ्लो बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, 2 बच्चे आते हैं मेरे पास। आई हैव टू अर्न ऑन माई ओन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। 6 क्लास से ये बोलती है कि मम्मी मेरे को डॉक्टर बनना है। री नीट कराना फिर भी उसका सोल्यूशन है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कुछ और कर पाऊँगी। और उसके बाद से मुझे लगता है कि जैसे 24 में इन्होंने री नीट करा था तो टफ पेपर था एज़ कम्पेयर टू 2024 का एक्चुअल नीट एग्ज़ाम। तो अगर और टफ दे दिया पेपर तो क्या होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं। मेरे जैसे लाखों बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है। तो प्लीज़ इसे फेयर मीन्स से कंडक्ट करवाएं। लीक में तो हमारा कोई योगदान ही नहीं है ना, तो फिर हमें दोबारा क्यों वो चीज़ करनी पड़ रही है। एनटीए वालों को दोबारा री नीट कराना है, लीक वाले ने लीक करा दिया, जिनको मिलना था उनका मिल गया, बट पैसे कौन हम लोग। आपको अपने पूरे साल की मेहनत उस 180 मिनट में अप्लाई करनी होती है, उस 180 क्वेश्चंस में। वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। इस सिस्टम से फेड अप हो गई हूँ अब मैं। ये कहानी सिर्फ राबिया की नहीं, उन तमाम स्टूडेंट्स की हैं जिनका स्कोर कट ऑफ को क्रॉस कर रहा था, जिन्हें लग रहा था उन्हें बेहतर एमबीबीएस के लिए कॉलेज मिल जाएगा और वो अपने घर से डॉक्टर बन के निकलेंगे। 2026 के नीट यूजी का अब री एग्ज़ाम होना है, जो 3 मई को एग्ज़ाम होता है। 22 लाख से ज़्यादा छात्र उसमें अपेयर होते हैं। उस एग्ज़ाम को अब रद्द कर दिया गया है, फिर से एग्ज़ाम होगा। इस वक्त हमारे साथ राबिया हैं, 2 साल से तैयारी कर रही थी, तो इनसे पूछते हैं कि इस फैसले पर इनका क्या कहना है। मन था एक बार फिर से एग्ज़ाम देने का? नहीं सर, बिल्कुल मन नहीं था। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अनफेयर है ये कि बार-बार मतलब नीट कराना, और वो भी एक ही साल में 2 बार कराना। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रीनीट हो। मतलब अगर लीक नहीं होता तो ऑफ़ कोर्स कोई भी नहीं चाहता कि वो वापस नीट दे। मतलब चाहते हैं लोग, बट मैं तो नहीं चाहती थी, बिकॉज़ मैं तो फेड अप हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं मम्मा से भी बोल रही थी कि अगले साल, मतलब अब ये साल मेरा लास्ट है जो मुझे मिलेगा। एमबीबीएस मिलता, मैं एमबीबीएस ले लेती। ऑफ़ कोर्स मेरा ड्रीम है एमबीबीएस करना, बट अगर मुझे एमबीबीएस नहीं भी मिलता तो मैं बीडीएस कर लेती या फिर कुछ और कोर्स कर लेती। बट मेरे को नीट तो वापस से नहीं देना था। कब पता चला आपको, कैसे पता चला कि अब री एग्ज़ाम होगा? मुझे सुबह-सुबह नोटिफ़िकेशन आया तो मैंने देखा, और मैं तो शॉक्ड हो गई थी। मैं डिसबिलीफ में चली गई थी एनटीए का ट्वीट पढ़ के कि इतना ज़्यादा ऐसे कैसे हो सकता है। अचानक से मेरे को शॉक हो गया था बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत सैड हो गई थी। मतलब जब मैंने एनटीए का ट्वीट पढ़ा था वो वाला, कि उन्होंने बोला था, एक पहले ट्वीट किया था नीट से पहले, दे आर लाइक कि आपका स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, हम आर यू रेडी फॉर द सिक्योर भारत एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे लग रहा था कि इस साल चलो कुछ तो फेयर करने वाले हैं ये लोग। कभी ऐसे किया नहीं था इन्होंने पहले ट्वीट। बट फिर मैंने लीक वाला पढ़ा तो फिर मैं इग्नोर मारी थी। मेरे को लग रहा था कि जैसे 24 में हुआ था कि जिन सेंटर्स पे लीक हुआ था उनका वापस उन्होंने री नीट कराया था और बाकी लोगों का नहीं करवाया था। तो मुझे लग रहा था कि वैसे ही होगा इस बार भी। बट इस बार फिर इन्होंने सबका ही कैंसिल ही करा दिया, तो फिर मैं बहुत डिसबिलीव में चली गई थी। मैं सैड थी। मुझे लग रहा था अब मुझे नहीं पढ़ना है बिल्कुल, अब मेरा हो चुका है। बट फिर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करा। फिर कल से मैं वापस कोचिंग जाऊँगी। अब कल से फिर से कोचिंग जाओगे आप? हाँ जी, फिर से कोचिंग जाऊँगी। अब मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट आई विल ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स कि मैं कहाँ से क्या वापस से स्टार्ट करूँ, क्योंकि फ़्लो टूट जाता है। मैंने 10 डेज़ से कुछ नहीं पढ़ा है, तो वापस से फ़्लो बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। कि अगर आपका मतलब मिड ईयर में भी अगर आपका फ़्लो टूटता है ना, तो उसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक बार आप उस चेन से बाहर आ गए, फिर आप उसके अंदर जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी मेरे सामने, कि मैं वापस उस फ़्लो को कैसे लाऊँगी, इतनी बड़ी सिटिंग कैसे बनाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा बैठ-बैठ के पढ़ती थी पूरे, मतलब मेरी क्लासेस होती थी 10 टू 2 या फिर 2:30 मान लेते हैं रफली। तो उसके बाद मैं कोचिंग में ही रहती थी, बिकॉज़ घर में डिस्टर्बेंस होती है ज़्यादा, तो मैं कोचिंग में ही रहती थी 6 या 7 तक, और वहीं बैठ के सेल्फ स्टडी करती थी। अगर मेरे को डाउट्स होते थे तो टीचर से पूछ लेती थी, कई बारी फ्रेंड से डिस्कशन कर लेती थी। तो काफ़ी ठीक फ़्लो था। अब उस चीज़ को वापस लाना बहुत मुश्किल है, बट लेट्स सी क्या होता है। क्या शेड्यूल रहता था अभी तक दिन का? अभी तक मैं सुबह उठ के कोचिंग चली जाती थी। कोचिंग कितने में बजे जाते हो? कोचिंग में जाती थी 9-9:30 के आसपास, क्योंकि यहाँ से जाने में भी टाइम लगता है। 40 मिनट्स 45 मिनट्स लगते हैं स्कूटी से ड्राइव करके मैं जाती थी। उसके बाद कोचिंग में क्लासेस लेती थी,
और फिर क्लासेस लेने के बाद लंच करती थी वहीं पर, और फिर वहीं पे सेल्फ स्टडी रूम में बैठ के पढ़ती थी। मैं 6 या 7 तक पढ़ती थी। फिर 7 o'clock वहाँ से निकल के घर पे आती थी, और फिर घर पे मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ। 2 बच्चे आते हैं मेरे पास। आई हैव टू अर्न ऑन माई ओन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। तो उसकी वजह से मैं ट्यूशन्स लेती थी, फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी उन बच्चों को पढ़ाने के बाद। तो ये मेरा चलिए राबिया शेड्यूल। से तो बात करेंगे। आंटी आप बताइए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये 2 साल से तैयारी कर रही थी। ये इनफैक्ट कहीं 12वीं से ही तैयारी कर रही थी। उसके बाद ये दूसरा साल जब इसने कोचिंग करी। आप कैसे देख रहे हो कि एक पल से में फैसला आता है, इसने एग्ज़ाम इतनी मेहनत से दिया। ये खुद कह रही है अब हमें दोबारा एग्ज़ाम देने का मन नहीं है। हाँ जी, ये तो यही बोल रही थी कि मैंने बोला बेटा एक बारी और ट्राई करेंगे, तो वो मना कर दिया था इसने। इस चीज़ का हम लोगों को पता भी नहीं था कि दोबारा से नीट हो रहा है, दोबारा से हो रही है ये सब। लेकिन उसके बाद भी अच्छा, एक बार होता है ना, टीचर्स और पेरेंट्स का तो यही होता है ना, बच्चे को एक चांस और मिलना चाहिए। हम अपने तरीके से सोचते हैं पेरेंट्स और टीचर्स। अब बच्चों का है ना, वो एक मतलब अपना बेस्ट दे चुकी है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, सुबह से सैड है ये। इस चीज़ को मैं भी इसको समझा ही रही हूँ कि नहीं बेटा, एक बारी और जब आपको चांस मिल रहा है तो आप और बेस्ट करिए आप। तो बस आगे क्या बोल सकती हूँ उससे। सुबह से ये परेशान है मतलब। हाँ, बहुत ज़्यादा सैड है। इसका बिल्कुल मन नहीं है। इसका दूसरा टर्म था ये, और उसके बाद इसका मैंने बोला बेटा एक बारी और चांस, क्योंकि ये बहुत मतलब 6 क्लास से ये बोलती है कि मम्मी मेरे को डॉक्टर बनना है। अब देखिए उसकी मदर क्या बोलेगी कि बेटा कोई बात नहीं, आपको एक बारी और चांस मिल रहा है तो और करो। तो बस मैं इसको यही समझा रही थी सुबह से। ये खुश नहीं है इस चीज़ से कि दोबारा से इसका एग्ज़ाम हो, ये दोबारा से फिर वो करे। ये चाहती थी अब मैं मौज मस्ती करूँ कुछ दिन, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उससे फिर मैं खुश हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल से ब्रेक मिला था आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब थक जाते हैं। मतलब वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हम भी सेम साइकिल में कर करके थक जाते हैं बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नीट जेई और यूपीएससी, ये तो मेनली बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की भी लाइफ में ये एग्ज़ाम्स। बहुत टायरिंग होता है इनकी तैयारी करना, फिर पूरी चीज़ को वापस से पढ़ना अगले साल, वो तो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। मतलब अगर आप में से टू बी ऑनेस्ट पूछें कि मैंने किस साल में ज़्यादा मेहनत करी थी, तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने पीडब्ल्यू से ऑनलाइन कोचिंग ली थी। आई वर्कड सो हार्ड। मुझे मतलब पूरा सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। मैंने एक भी क्लास बैकलॉग नहीं करी थी। ये बात आप भी जानते होंगे कि ऑनलाइन पढ़ना एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको खुद से ही अपना सारा डेकोरम मेंटेन करके रखना है, पूरा स्केड्यूल आपको खुद से करना है। कोई आपको ये नहीं बोलने वाला कि जाओ कोचिंग जाओ, कोचिंग जाओ, क्लास होने वाली है। आपको खुद ही टाइम पे उठ के क्लास लेनी है। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट मैंने करा। और फिर 2025 का पेपर इतना ज़्यादा टफ आ गया, जेईई एडवांस के उन्होंने फिज़िक्स में पेपर में क्वेश्चंस दे दिए। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैं पेपर के बीच में काँपने लग गई थी। मुझे लग रहा था कि क्या हो गया ये मेरे साथ। मैंने इतनी मेहनत करी थी पूरे साल, और पूरे साल की मेहनत मैं अप्लाई ही नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ पे, क्योंकि वो चीज़ मुझे आती ही नहीं है। बट फिर मैंने 2025 में मैं बहुत सैड हुई थी जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, वो नॉट सैटिस्फाइंग था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब लक फैक्टर है। हाँ, तो मैं कुछ मेरे हाथ में नहीं था कि मेरे से नहीं हुआ पेपर या मेरे से छूट गया, आता ही नहीं था वो। बहुत ज़्यादा टफ था, टीचर्स से भी नहीं सॉल्व हुआ था। इवन अभी भी जब हम पीवाईक्यूज़ करते हैं तो टीचर्स ने बोल दिया था फिज़िक्स के कुछ पीवाईक्यूज़ हैं 25 के जो आपको नहीं करने हैं, वो आपके लेवल के हैं ही नहीं, छोड़ दो। तो ठीक है, वो बात थी। एनटीए ने वो भी बहुत बुरा किया था। अगर मतलब जेन्युइनली अगर अच्छा पेपर आता ना, जैसे आता था हर साल, तो मेरा पिछले साल सिलेक्शन हो जाता, आई गारंटी यू। बट फिर मैंने एक्सेप्ट किया उस बात को भी। मैं बहुत दिन तक सैड रही, बट फिर कोप अप करा, क्योंकि लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। फिर उस चीज़ से कोप अप करके मैं 26 में मैंने फिर से तैयारी चालू करी। बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बट फिर मैंने बहुत सारे कोचिंग्स में चक्कर लगाए हैं। जाके मैंने कि प्लीज़ गिव मी सम डिस्काउंट, आई कांट अफोर्ड इट। मैंने जेन्युइनली बहुत सारी कोचिंग में गई हूँ। हर मतलब आप मान लो जो भी टॉप कोचिंग्स है सब में गई हूँ मैं। फिर मैं मोशन में गई, वहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स चल रहे थे, कुछ ऑफर्स चल रहे थे। वो नीट के बेसिस पे, नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको फ़ीस में कुछ कंसेशन दे रहे थे। तो फिर मैं मोशन में गई। मतलब अगर मोशन में जाना मेरा डिसीजन सही था, क्योंकि वो मेरे लिए अफोर्डेबल था, बट वो बहुत दूर था। तो कंपैरेटिवली मेरे लिए ख़राब भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है वहाँ जाना। 40 मिनट 45 मिनट लगाना, फिर आने जाने की थकान, जाम में फंसना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑन रोड।
तो बट फिर भी मैं सैटिस्फाइड थी कि चलो मेरे लिए अफोर्डेबल जो चीज़ थी मुझे मिल गई, मैं अपनी तैयारी कर लूँगी, मुझे टीचर्स मिल रहे हैं, वहाँ बैठने की जगह मिल रही है, डाउट्स लेने के लिए टीचर्स मिल रहे हैं। मैंने पूरे साल बहुत मेहनत करी फिर से। मैंने मतलब थ्योरी मुझे आती थी, क्योंकि पिछले साल मैंने काफ़ी मेहनत करी थी ऑलरेडी, मुझे चीज़ें याद भी थी, बट मैंने इस साल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। मैंने मोशन की हमें इतनी सारी मॉड्यूल्स मिली थी, मतलब अलग-अलग चैप्टर्स की, एक मॉड्यूल में 2-3 चैप्टर्स होते हैं। मैंने सारी मॉड्यूल्स सॉल्व करी, मतलब मुश्किल से अगर कुल मिला के सारे सब्जेक्ट्स का देख लो तो आधी मॉड्यूल रह गई होगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि नहीं हो पाती सारी, बट इतनी सारी मॉड्यूल्स थी और मैंने सारी सॉल्व करी, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तीनों एक्सरसाइज सॉल्व करी, एंड आई वर्क सो हार्ड। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी, बट फिर नीट 25 में, नीट 26 में मैंने पेपर दिया। पेपर लेंदी था, मैं मानती हूँ कि मैंने अपना पूरा दिया, जितना मैं कर सकती थी मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। फिज़िक्स मेरी छूट गई थी थोड़ी-सी, बट मुझे लगता है कि मतलब अगर टाइम होता तो मैं वो फिज़िक्स पूरी कर लेती, मुझे आता था सब कुछ। बट आई डोंट थिंक कि रीनीट कराना फिर भी उसका सॉल्यूशन है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कुछ और कर पाऊँगी, और मुझे जेनुइनली ऐसा लग रहा है कि अभी जो मार्क्स आ रहे हैं उससे भी कम मार्क्स आ जाएँगे मेरे अगले पेपर में, क्योंकि वही है, फ्लो नहीं है और कंटिन्यूटी टूट गई है। और उसके बाद से मुझे लगता है कि जैसे 24 में इन्होंने रीनीट करा था तो टफ़ पेपर था एज़ कम्पेयर टू 2024 का एक्चुअल नीट एग्ज़ाम। तो अगर और टफ़ दे दिया पेपर तो क्या होगा? तो वो सारे क्वेश्चंस बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं, और मैं सुबह से तो बहुत सैड थी, अब तो मैं फिर भी थोड़े अच्छे मूड के साथ आपको दिख रही हूँ। बट सुबह से तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, मुझे लग रहा था कि अब हो गया मेरे को, अब रीनीट भी नहीं देना। कितने घंटे ये पढ़ाई करती थी? ये 17-18 घंटे करती थी। 17-18 घंटे आप पढ़ाई कर रही थी? रात में भी मैं देखती थी कि मैं लेट जाती थी आने आके, तो मैं देखती थी कि लाइट जल रही है, राबिया सो जाओ थोड़ा सा, राबिया रेस्ट कर लो, फिर सुबह भी उठना है, इसका यही रहता था। इसको मतलब एक ये था जुनून सा, ऐसा नहीं हो जाता इंसान को कि एक चीज़ का जुनून है और फिर उसको एकदम धक्का सा लगे कि ये जो लीक होता है ना, इस चीज़ से बच्चे को ना बिल्कुल एकदम टूट सा जाता है। ये चीज़ इसके साथ मैंने 25 में भी देखी थी, और अब ये 26 में फिर से अब ये चीज़ देखी। तो मतलब ये जो होता है ना लीक होना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी इन लोगों से जो इस तरह करते हैं कि ना करें, बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। देखिए उनका तो ये होता है कि कुछ भी नहीं है उनके लिए, लेकिन इन बच्चों के बारे में तो सोचें, इस बारे में कि कितनी मेहनत करते हैं, और जिस तरीके से मतलब हर तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं अफोर्ड कर पाते हैं पेरेंट्स, कुछ बच्चों के नहीं करते, वो कितनी मेहनत से करते हैं। आप ये देखिए, जब ये ऑनलाइन ऑफलाइन करती थी तो मतलब इतनी मेहनत करती थी कि मैं खुद देखती थी कि इस बच्ची को ये नहीं कहना पड़ता था बेटा क्लास ले लो या तुम्हें इसके बाद क्या वर्क करना है क्या है, लेकिन एक एकदम ऐसी हो गई है, टूट सी गई जब 24 में आया था ये कि ये लीक हो गया पेपर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो एकदम ऐसी हो गई। मतलब इसके मन से ये इसने जो दोबारा दिया ये 26 में, ये देख लो कि मतलब वो वाली चीज़ नहीं थी जो इसके पहले उसमें थी कि मुझे करना है और ऐसा हो जाएगा। अभी क्या फीस वगैरह क्या रहती है? फीस बताते वगैरह, बहुत ज़्यादा रहती है इस कोर्स की तो। हाँ, बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब अबव 1 लाख ही रहती है अगर आप किसी भी नॉर्मल कोचिंग में, और अच्छे एलएन वगैरह में चले जाओ तो 2 लाख तक, इवन, हाँ, मतलब इतनी रहती है। और फिर लोग कोटा जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, तो उसके रहने खाने का खर्चा भी तो होता है। जैसे कि आपकी मम्मी कह रही हैं कि आपको 6 क्लास से ही क्रेज़ था कि डॉक्टर बनना है। इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब एक फैमिली डॉक्टर थी हमारी, मतलब ऐसी लोकल डॉक्टर है मधु भटनागर। तो उनके पास जब मैं बचपन में जाती थी ना, शी वॉज़ वेरी काइंड, और मैं उनके नेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी, और मुझे लगता था कि मुझे बस इस लेडी जैसा बनना है, मुझे मतलब मुझे बस ये बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे पेशेंट्स देखने हैं और मुझे इनकी तरह बात करनी है, जितनी काइंड है ना उतना काइंड रहना है। और 2016 में आई हैव दैट डायरी, एक छोटी सी डायरी है, उसमें मैंने अपने पापा के साथ बेट लगाई है कि मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, और वो कह रहे हैं कि नहीं बन सकती, और उसमें मेरा साइन है, उनका साइन है, एंड आई हैव दैट डायरी विद मी टिल डेट। और मुझे जब भी मैं उस डायरी को देखती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, बस पता नहीं, मिक्स्ड फीलिंग्स है। पापा को बताया इसके बारे में? हाँ, पापा को तो पता ही है। तो अभी फिर अब फिर से रीशेड्यूल करोगे हर चीज़ को? हाँ, ट्राई करूँगी, वैसे मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई।
मेरा कहना है ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको ट्राई करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैं इसको सुबह से यही कह रही हूँ, जब ये नीट का पेपर देकर आई थी तब से मेरा यही कहना है, बेटा नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी तुम्हारी एज क्या है, तुमने अभी देखा ही क्या है, अभी तो शुरुआत है, अभी से इतना हिम्मत हारोगे तो कैसे करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। यही मैं भी कहूँ। ऑल द बेस्ट। नहीं सर, बट इस सिस्टम से फेड अप हो गई हूँ अब मैं। बहुत ज़्यादा हो चुका है अब मेरे साथ इसको झेलते झेलते, तो अब मैं फेड अप हो गई हूँ। तो एनटीए से कुछ कहना चाहोगे, सरकार से कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसे लाखों बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है, तो प्लीज़ इसे फेयर मीन्स से कंडक्ट करवाएं। इस चीज़ से मैं तो फिर भी मैं मानती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ ना, वो इतने टूटे हुए हैं, दे आर क्राइंग लाइक हेल। और मेरे को देख के लगता है कि कितना अनफेयर है ये चीज़ कि बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो। एक्चुअल में बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को करने में, और अगर आप कोई भी इसमें से गो थ्रू कर रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है। और मैं एनटीए से और सरकार से ये कहना चाहूँगी कि मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इसे फेयर मीन्स से कंडक्ट करवाएं, क्योंकि हमारे सबके भविष्य का सवाल होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ हमारी लाइफ में, और हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में, हमारे कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि इस पेपर से हमारा लेजिट डिसाइड होता है कि हम क्या करने वाले हैं, आगे क्या बनने वाले हैं। आपके दोस्तों से भी बात हुई जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था? यस, हुई थी। उस दिन जब एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग दुखी थे, बट अभी मेरी मतलब रीनीट पे बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे दोस्तों से, कोचिंग वालों से भी हुई, तो ऑलमोस्ट सब सैड है। सब ये कह रहे हैं कि वी डिड आवर थिंग, तो अब वापस से क्यों, लाइक लीक में तो हमारा कोई योगदान ही नहीं है ना, तो फिर हमें दोबारा क्यों वो चीज़ करनी पड़ रही है, वापस हम पे आ रहा है वो तो। लाइक एनटीए वालों को दोबारा रीनीट कराना है, लीक वाले ने लीक करा दिया, जिनको मिलना था उनका मिल गया, बट पिसे कौन हम लोग जो जिन्हें ना लीक पेपर मिला था, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी थी, जिन्होंने अपना 100% दिया था, उन्हें वापस से वो चीज़ करने में। और कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, डिसेंटली गुड स्कोर था उनका, सिक्योर थे वो कि हाँ हमें मिल जाएगी एमबीबीएस की सीट, तो वो लोग तो सबसे ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में बहुत मेहनत करी थी, और इतना अच्छा स्कोर लाना बिल्कुल आसान नहीं होता। आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मेन चीज़ कि आपको 3 घंटे में वो 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। आपको अपने पूरे साल की मेहनत उस 180 मिनट में अप्लाई करनी होती है, उस 180 क्वेश्चंस में। वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा सैड है जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और उन्हें लग रहा है कि अब दोबारा से पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ जाती है, वही चीज़ हो रही है उनके साथ। और मैं भी बहुत सैड हूँ, क्योंकि मेरा कितना स्कोर बन रहा था? मेरा 561 था स्कोर, कि मतलब एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट सेमी गवर्नमेंट मिल जाती मुझे, या फिर बीडीएस में कर लेती, तो मैं उसके साथ मतलब सेटिस्फाइड थी। बट अब पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ अब इस मतलब बेटर तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच राबिया हमसे बात करने के लिए। जैसे कि राबिया का कहना है कि जो आरोप कुछ लोग हैं जिन्होंने जो आरोपी हैं इसके जिन्होंने पेपर लीक किया, एनटीए जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो हम ऐसी तमाम तस्वीरें देखते हैं कि पुलिस वाले अंगूठियां उतरवा के चेक करते हैं, कान के उतरवा के चेक करते हैं, तमाम प्रक्रिया जितना वो कर सकते हैं उतना करते हैं। उसके बाद भी ऐसी खबरें आती हैं कि पेपर लीक हो गया। 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और चंद लोगों की वजह से भुगतना 22 लाख लोगों का। जैसा इनका कहना है कि ये रिदम छोड़ चुके हैं, जो तैयारी थी। एक बार जो एग्ज़ाम देता है वो अपना बेस्ट दे चुका होता है, वो बार बार उस चीज़ को दोहरा पाना इतना आसान नहीं होता, और दोहराने के लिए भी अब इन्हें ज़्यादा ही टाइम नहीं मिलेगा। 1 डेढ़ महीने में एनटीए घोषणा कर देगी कब री एग्ज़ाम कराने वाली है। ऐसा ही एसआई भर्ती का भी एग्ज़ाम हुआ जयपुर में, उसको भी अब री एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो ये इतना आसान नहीं होता। कहना बड़ा आसान लगता है कि जिसने एक बार एग्ज़ाम निकाल लिया, दोबारा एग्ज़ाम होगा फिर निकाल लेगा। ये कहने में ठीक लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वही हाल राबिया, ये कहानी सिर्फ राबिया की नहीं है, उन तमाम स्टूडेंट्स की हैं जिनका स्कोर कट ऑफ को क्रॉस कर रहा था, जिन्हें लग रहा था उन्हें बेहतर एमबीबीएस के लिए कॉलेज मिल जाएगा और वो अपने घर से डॉक्टर बन के निकलेंगे। लेकिन अब जो है वो है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे शिवम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।